तो प्लास्टिक सर्जरी को सुघटन शल्य शास्त्र कहा जाता है। सुघटन का मतलब है कि जो बिगड़ गया है उसको आप वापस सही बना रहे हो। ये प्लास्टिक सर्जरी शुरू क्यों हुई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो दरअसल प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत वाइड स्पेशलिटी है जिसमें बहुत सारे अलग अलग सब स्पेशलिटीज़ है। कैंसर एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी प्रैक्टिस की जाती है। इंडिया में कैंसर सबसे कॉमन है ओरल कैंसर। तो मुंह में कैंसर टोबैको की वजह से कई लोगों को मुंह का कैंसर हो जाता है, जिसमें इधर गाल का कुछ हिस्सा निकाला जाता है या जबड़े का या जॉ का हिस्सा कुछ निकाला जाता है, जिसकी वजह से चेहरे का शेप बिगड़ जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के लिए जो भी कोई जाता है वो आज भी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता है या वो भी हेजिटेट करता है ये बताने के लिए कि मैंने ये किया है। एवरी पर्सन राइट फ्रॉम द एम्बुलेंस ड्राइवर हु इज़ गेटिंग द ऑर्गन, कि वो ग्रीन कॉरिडोर से जब ऑर्गन को लेके आते हैं उसको कम से कम टाइम में उसको हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं ताकि वो उसका ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर किया जा सके। तो दिस इज़ अ सोशल एक्टिविटी एक्चुअली, दिस इज़ नॉट जस्ट अ सर्जरी। बचपन में टीवी पे ऐड आया करता था ऐश्वर्या राय का, व्हेन आई वाज यंगर। उन्होंने अपनी आईज डोनेट कर दी और आई डोनेशन का एक बहुत बड़ा कैंपेन उस टाइम पे चला था। तो जब ये इतना नोबल कॉज है, देन हम क्यों इसके बारे में सोचते नहीं हैं, या फिर हम क्यों ओके नहीं है ऑर्गन डोनेशन से एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी? Welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. I'm an emotional intelligence and mindset coach, and also the host and the creator of this podcast. The aim of this podcast is to help you take the journey within to know your own self better. खुद को बेहतर समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट क्रिएट करनी है। कुछ बेहतर क्रिएट करने के लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आज हम कहाँ पर हैं, एंड दिस पॉडकास्ट इज़ ऑल अबाउट दैट। आज के इस एपिसोड में हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लास्टिक सर्जरी तो आउटर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट लगता है, अबाउट अपीयरेंस, अबाउट खूबसूरती। तो इसका इनर वर्ल्ड से क्या कनेक्शन है? वेल, इन टुडेज एपिसोड हमने डिकोड किया है आपके माइंडसेट को। कौन सा माइंडसेट प्लास्टिक सर्जरी चाहता है? We've also tried to decode what are the psychological conditions where people think about plastic surgery as a solution. कौन सी limits होती हैं to go for the surgery? Transgenders के केस में किस तरह से हेल्प करता है? प्लास्टिक सर्जरी क्या सिर्फ खूबसूरती एनहांस करने का, अपनी फॉर्म चेंज करने का एक तरीका है, या फिर इसका कोई फंक्शनल रोल भी है मेरी बॉडी में? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होती है? कैंसर ट्रीटमेंट में इसका कैसे यूज़ किया जाता है? आपकी सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करने के साथ साथ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स दोज आर इन्वॉल्व्ड? एक बहुत ही इन डेप्थ रिच कॉन्वर्जेशन है अबाउट ऑफ कोर्स प्लास्टिक सर्जरी, बट ऑल्सो अबाउट लाइफ। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। टुडे वी हैव डॉक्टर नीलेश सतभाई विद अस। ये एक प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन है। ही हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 decades इन दिस स्पेस एंड इज प्रैक्टिसिंग इन मुंबई, इंडिया करंटली। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर नीलेश सतभाई से। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू डॉक्टर साहब आने के लिए इस पॉडकास्ट पर। प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है और ये बहुत तरीके से मिसअंडरस्टूड भी है। तो आई वांट यू टू स्टार्ट विद द वेरी ओरिजिन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और आज हम कहाँ पर हैं? राइट, तो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत भारत में हुई थी। तो प्लास्टिक सर्जरी हैज़ इट्स रूट्स एंड ओरिजिन्स इन इंडिया। महर्षि सुश्रुत जिनको हम जानते हैं, इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की थी वाराणसी में, गंगा किनारे। और वो कई तरीके के सर्जरीज करते थे जो कि हम आज भी फॉलो करते हैं। इन वही टेक्निक्स, वही प्रोसीजर्स, ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि उस ज़माने में उन्होंने उसके बारे में सोचा और ये सब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स उन्होंने एग्जीक्यूट किए। द अदर इवन मोर सरप्राइजिंग पार्ट इज़ दैट कि उन्होंने जो टूल्स बनाए थे वो सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए, वो भी आज के सर्जरी में इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स से मिलते जुलते हैं। और ये सारी बातें उन्होंने डिटेल में अपनी किताब में लिख के रखी है, जिसको हम सुश्रुत संहिता के नाम से जानते हैं।
तो इनमें इस बुक में कई सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स के डिटेल डिस्क्रिप्शंस है, कई सारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स और टूल्स के डिस्क्रिप्शंस है। और ये एक ये आप बाइबल जिसको कहते हैं उसको एक सर्जरी का बाइबल बुक है, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग और समझ को हम नज़दीकी से जान सकते हैं। सो सुश्रुत संहिता जो है ये एक सिर्फ मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग कहानी है, या फिर मेडिकल कोर्सेज में जब आपको पढ़ाया जाता है तो कुछ एक इंट्रोडक्शन आता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका भी? यस, सो महर्षि सुश्रुत का ज़िक्र जो है वो ऑलमोस्ट हर प्लास्टिक सर्जरी के टॉक में, हर कॉन्फ्रेंस में इसको दोहराया जाता है कि इसके रूट्स जो है ये भारत में देखे गए हैं। और इसका रेफरेंस हर जगह यूजुअली कोट किया जाता है। और ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि ये नॉलेज जो कि भारत में उस समय था, जबकि 600 बीसी का टाइम होगा वो, एंड वहाँ से वो नॉलेज उनके डिसाइपल्स के थ्रू वो किसी तरह से यूरोप में पहुँचा। एंड यूरोप में समवेयर ये एक साइंटिफिक पब्लिकेशन के टाइम पे इसका रेफरेंस दिया गया। और फिर बाद में घूम फिर के ये नॉलेज एशिया से वापस भारत पहुंचा। मतलब हमने शुरुआत की, हमारे यहाँ से शुरुआत हुई और फिर वेस्ट में जब ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई, मैं सुश्रुत संहिता का कुछ अंश पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो उसमें जैसे आई से रिलेटेड, नोज़ से रिलेटेड, ईयर्स से रिलेटेड, वो कुछ ऐसी कंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़ किया करते थे, जहाँ पे लोगों को हील किया उन्होंने। तो ये नॉलेज पहले पूरा वेस्ट में गई और उसके बाद जाकर इंडिया वापस आई, और अब इसको हम शायद और ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं या और एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस, तो ये नॉलेज ऑलरेडी इंडिया में थी, लेकिन वो हिस्ट्री में या बाकी के इन्वेजन्स के बीच में वो कहीं खो गई थी। और वो दोबारा यूरोप से घूम के दोबारा आई, और फिर दोबारा हम इसको एक्सप्लोर करने लगे। और ज़रूरत के हिसाब से फिर प्लास्टिक सर्जरी की ब्रांच जो है वो एस्टेब्लिश हुई, डिफ़ाइन हुई, और अलग अलग जगह पे ये सर्जरीज परफॉर्म किए जाने लगे। एंड एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स फिर प्लास्टिक सर्जरी की एडवांसमेंट हुई। और आज हम ऐसे स्टेज में हैं जहाँ पे हम काफ़ी एडवांस्ड प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, जो कि दुनिया के एट पार है या कुछ एरियाज़ में दुनिया से आगे है। प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत कॉमन टर्म हो गई है आज की डेट में, और इंटरनेट की वजह से बहुत पॉपुलर हो गई, और बहुत सारे लोग इससे ना अ, थोड़ा-सा पसंद नहीं करते हैं इस टर्म को। तो ये प्लास्टिक सर्जरी शुरू क्यों हुई? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? और आज कैसे इवॉल्व हो गई? आज क्या-क्या पॉसिबल है थ्रू प्लास्टिक सर्जरी? तो प्लास्टिक सर्जरी का ओरिजिनल नाम अगर हम हिंदी में देखें तो ये इसको सुघटन शल्य शास्त्र कहा जाता है। सुघटन का मतलब है कि जो बिगड़ गया है उसको आप वापस सही बना रहे हो, सुघटन। तो ये उसका ओरिजिनल या भारतीय नाम है। प्लास्टिक ये नाम आया ग्रीक मैथोलॉजी से, कि प्लास्टिकोज ये शब्द जो है जिसका मतलब है कि आप चीज़ों को मोल्ड करते हैं या उनको शेप देते हैं। तो उस नाम से ये प्लास्टिक सर्जरी का नाम आया। बट अनफॉर्चुनेटली आज के ज़माने में प्लास्टिक सर्जरी को कॉमनली जोड़ा जाता है सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी से या एस्थेटिक सर्जरी से। इसीलिए कुछ लोगों का देखने का नज़रिया इसकी तरफ अलग है, क्योंकि ये नाम दरअसल उस स्पेशलिटी की डिटेल्स को नहीं दर्शाता है। तो दरअसल प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत वाइड स्पेशलिटी है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग सब स्पेशलिटीज़ है, जैसे कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, एस्थेटिक सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव मतलब? रिकंस्ट्रक्टिव मतलब वापस रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आप दोबारा किसी चीज़ को बना रहे हो। तो जो चीज़ टूट गई है, जो चीज़ खराब हो गई है, जो चीज़ बिगड़ गई है, या जो चीज़ किसी वजह से निकालनी पड़ी है शरीर से, उसको आप दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हो। जैसे कि कैंसर, ट्यूमर्स जब निकाले जाते हैं, ऑर्गन्स निकाले जाते हैं बिकॉज़ ऑफ कैंसर। यस, तो कैंसर एक एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि अलग अलग जगह पे जब कैंसर होता है तो कैंसर का इलाज शुरू होता है उस ट्यूमर को शरीर से निकालने से। हुँ। तो उसकी वजह से जो शरीर में डिफॉर्मिटी या लॉस हो रहा है, उसको आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है किसी तरीके से। तो बॉडी में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, जिनकी मदद से आप जो चीज़ निकाली जा रही है उसको आप दोबारा बना सकते हैं। थोड़ा एग्ज़ाम्पल देके समझाइए कि किस तरह से काम तो करता है? जैसे कैंसर कॉमनली इंडिया में कैंसर सबसे कॉमन है ओरल कैंसर।
तो मुंह में कैंसर टोबैको की वजह से कई लोगों को मुंह का कैंसर हो जाता है, जिसमें इधर गाल का कुछ हिस्सा निकाला जाता है या जबड़े का या जॉ का हिस्सा कुछ निकाला जाता है, जिसकी वजह से चेहरे का शेप बिगड़ जाता है। तो शेप का बिगड़ना एक प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम को हम एसेस करते हैं कि उसमें फॉर्म कितना डिफॉर्म हो रहा है और फंक्शन कितना इफेक्ट हो रहा है। तो प्लास्टिक सर्जरी का बेसिक रूल है रिस्टोर करना फॉर्म और फंक्शन दोनों चीज़ों को। एक तो शेप को रिस्टोर करना और उसका फंक्शन दोबारा से रिस्टोर करना। तो जॉ का फंक्शन है कि आप मुंह से खा सकते हैं, चबा सकते हैं, क्योंकि जॉ के ऊपर दांत लगे हुए हैं। लेकिन अगर कैंसर की वजह से जॉ का कुछ हिस्सा अगर निकाला जाए तो आपके चेहरे का शेप एक तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि जॉ का बैलेंस नहीं रहेगा, प्लस क्योंकि दांतों वाला सेगमेंट निकाल दिया जाता है कैंसर के साथ, तो आप खा नहीं पाएंगे, चबा नहीं पाएंगे। तो आपके शरीर में ही हड्डी का हड्डी के कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जिनको हम निकाल के उसको कट करके जॉ का शेप दे सकते हैं। उसके साथ में आप मसल और स्किन को भी ले सकते हैं, क्योंकि गाल का या जबड़े जो एक्सटर्नल स्किन का हिस्सा है, अगर वो भी निकाला जा रहा है कैंसर के साथ, तो वो भी रिप्लेस किया जाता है। तो आप ये पूरी तरह से उसको रिस्टोर कर रहे हैं या रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये आपकी खुद की बॉडी के पार्ट्स या कुछ कुछ हिस्से को लेकर ये रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। यस, यस। तो जॉ का मेन एडवांटेज है कि अगर आप हड्डी लेके अगर जॉ को रिप्लेस करते हैं, तो आप उसमें आगे जाके डेंटल इम्प्लांट्स या दांत भी लगवा सकते हैं, जिससे कि आपके खाने का फंक्शन भी रिस्टोर हो सकता है इन फ्यूचर। तो फॉर्म को आप रिस्टोर कर रहे हो, ताकि चेहरे का शेप जो बिगड़ चुका है कैंसर के निकालने के बाद वो रिस्टोर हो रहा है और फंक्शन भी रिस्टोर हो रहा है। तो यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है बॉडी में हर किसी कैंसर के लिए या हर किसी डिफॉर्मिटी के लिए। एक्सीडेंट में कई लोगों के स्किन डैमेज हो जाती है, या स्किन का ब्लड सर्कुलेशन खराब होने की वजह से वो स्किन काली पड़ जाती है, या बोन में फ्रैक्चर हो जाता है। अगर वो फ्रैक्चर में इन्फेक्शन होता है या बोन का कुछ हिस्सा चला जाता है, जैसे पैर का फ्रैक्चर हो गया, हड्डी का कुछ हिस्सा इन्फेक्ट हो गया या वो बोन लॉस हो गया, तो उस बोन को भी हम रिप्लेस करते हैं, स्किन को भी हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो भी टूटता है, जो भी बिगड़ता है, जो भी निकाला जाता है, उसको आप बॉडी के ही पार्ट्स से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। और क्योंकि ये नेचुरल टिश्यूज़ है, तो बॉडी उनको एक्सेप्ट भी इजीली करती है, उसके खिलाफ कोई रिएक्शन भी नहीं होता है। इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए भी ये हेल्प करता है। तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। आप नेचुरल टिश्यूज़ से ही उस चीज़ को दोबारा रिस्टोर कर रहे हो। आप इतनी एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लिकेटेड डॉक्टरीन को एक्सप्लेन कर रहे हो और मेरे दिमाग में जो एग्जांपल आ रहा है वो बचपन में हम जब क्ले से खेला करते थे, तो ऐसा होता है ना, आपने अगर कोई बॉडी पार्ट बनाया एनिमल का, छोटा पड़ गया तो आपने कहीं और से क्ले निकाल के जोड़ दिया, यस, या अगर आपके पास कम क्ले है, आपके फ्रेंड के पास ज़्यादा क्ले है, तो उससे कुछ लेकर अपना कुछ जोड़ दिया। ये कुछ कुछ उसी तरीके का है, अगर मैं बहुत सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में बात करूँ बिल्कुल तो। सही। तो नाम से, प्लास्टिक सर्जरी के नाम से ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती है, इसीलिए ये मिसकंसेप्शंस है। बट यस, यही एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी है कि इनसे ये सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाता है, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिस्टोर किया जा सके और आपको नॉर्मलाइज़ किया जा सके, ताकि आप एक अच्छी और फुलफिलिंग लाइफ जी सको। बातें आती रहती हैं बार-बार कि डॉक्टर्स आपसे पैसा लेने के लिए आपको सर्जरी सजेस्ट कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स एक मनी लॉन्ड्रिंग बिज़नेस का मॉडल बन गए हैं और बहुत सारी चीज़ें मेडिकल प्रोफ़ेशन को लेके बार-बार क्वेश्चन आते रहते हैं, चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती जा रही हैं? ज़बरदस्ती वो दवाइयाँ आपको सजेस्ट कर रहे हैं जो शायद ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी जगह पर एक एक एथिकल अ, यू नो डॉक्टर का मिलना भी एक तरह से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? लाइक यू सेड कि यू वोंट डू समथिंग दैट यू वोंट डू इट फॉर योर ओन फैमिली। तो ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको आपने वापस भेजा है कि नहीं नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, जो ब्यूटी रीजन से आपके पास आए थे। डेफ़िनेटली, कई सारे। अच्छा, तो उनको आप काउंसिल करके वापस भेज देते हो। मैंने काउंसिल करके, यस, भेजता तो हूँ, बट होपफुली दे अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इट, because there could always be somebody next door who would do it. So that is beyond anybody's control, because that is the unfortunate part in aesthetic surgery, particularly in India, कि regulations are not very rigid, जिसकी वजह से हम कई सारी गलत शेडी प्रैक्टिसेस भी देखते हैं, जो पूरे देश में हो रही है, जिन पे कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन या कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से
कई सारे सर्जरीज गलत होते हैं या कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली कुछ माइनर प्रोसीजर्स में आपने सुना होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद किसी की डेथ हो गई, लाइपोसक्शन जैसे प्रोसीजर के बाद भी डेथ हो गई। तो इन सब चीज़ों को एक प्रॉपरली रेगुलेट करना या स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी है ताकि पेशेंट की सेफ्टी बनी रहे। व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड विद प्लास्टिक सर्जरी? लाइक आपने कहा कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट गलत हो गया तो उससे किसी की डेथ हो गई। तो ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो हैं ये कैसी हैं, कौन-सी हैं और क्यों हो रही हैं? और क्या-क्या रिस्क्स इन्वॉल्व्ड हैं जिसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए? तो अल्टीमेटली ये सर्जरीज है, ये कितनी भी किसी को छोटी लगे या कितनी भी माइनर लगे, अल्टीमेटली अगर उसमें एक नाइफ इन्वॉल्व है या नीडल इन्वॉल्व है या कुछ इंजेक्शन इन्वॉल्व है या एनेस्थीसिया इन्वॉल्व है, तो इसमें एक बेर मिनिमम रिस्क होगा। तो उस हिसाब से यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल दीज फैक्टर्स कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल रिस्क फॉर द प्रोसीजर। अगर कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस है तो किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स क्या है, उस सिलेक्ट पेशेंट में आपको किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और उस हिसाब से क्या आप जिस सेटअप में या इंफ्रास्ट्रक्चर में ये प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो प्रोसीजर्स क्या वो सेटअप्स इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने के लिए इक्विप्ड है कि नहीं। अनफॉर्चुनेट कोई रिएक्शन, किसी मेडिसिन का रिएक्शन या कोई एलर्जीज, ये सारे किसी भी सेटअप में हो सकते हैं, ये बड़े हॉस्पिटल्स में भी होते हैं। बट क्या आपने उस बैकअप के बारे में सोचा है कि अगर ऐसा होता है तो क्या आप वो मैनेज कर पाएंगे। दैट इज़ हाउ यू डिसाइड कि कौन सी सर्जरी, कौन सी प्रोसीजर किस लेवल के सेटअप में किए जा सकते हैं सेफली। तो अगर ये थॉट उस प्रोसीजर की प्लानिंग के पीछे हो तो ये इंसिडेंसेस या ये कॉम्प्लिकेशंस या ये डेथ्स नहीं होंगे। बहुत सारे कॉस्मेटिक ऐसे प्रोसीजर्स हैं जैसे माइक्रो नीडलिंग जो फेशियल्स में आता है एक तरीके से। दोज़ आर नॉट परफॉर्म्ड बाय द ट्रेन्ड डॉक्टर्स ऑल्सो। उनके क्लिनिक पे जो उनका असिस्टेंट है जिसको सिखा दिया वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इज़ इट सेफ टू गो टू सच क्लिनिक्स? और आजकल तो आई थिंक बहुत पॉपुलर ऐप है जिसके थ्रू आप घर पे बुलाकर उनके थ्रू करा सकते हैं, बट दोज़ आर नॉट डॉक्टर्स। तो क्या ये सेफ है? नेचुरली ये सेफ नहीं होंगे क्योंकि मतलब अगर कि उसमें कोई सीख लिया, हाँ, मतलब सीख लिया कि डॉक्टर कौन-सी फ्रीक्वेंसी पे मशीन सेट कर रहे हैं, किस तरीके से उसको अट्यून कर रहे हैं अपने टूल को और उसके बाद वो परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं तो नेचुरली दिस इज लॉजिकली ये सेफ नहीं है। बट अल्टीमेटली ये भी सोचना ज़रूरी है कि क्यों पेशेंट्स इनके पास जा रहे हैं या क्यों वो अपने बॉडी को ये करने के लिए सब्जेक्ट कर रहे हैं। क्या कॉस्ट एक सिर्फ एक फैक्टर है जो इनको डिसाइड करने पे ये मजबूर कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैज़ स्पेंट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयर्स इन गेनिंग दैट एक्सपीरियंस, राइट। ये सिर्फ टेक्निकल चीज़ें नहीं है, राइट। अनक्वालिफाइड लोग जब ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये कोई मैकेनिकल जॉब नहीं है, उसके पीछे की जो साइंस है और प्लस बॉडी की जो रिस्पॉन्स है उसके अ, उस प्रोसीजर के लिए, उसको समझने के लिए आपको एक प्रॉपर डॉक्टर होना ही चाहिए, राइट। ये किसी सिर्फ टेक्नीशियन का काम डेफिनेटली नहीं हो सकता है। और ये तभी तक चल सकता है या तभी तक सेफली हो सकता है जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। हुँ। जिस दिन कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो देन नेचुरली ये चीज़ें हाईलाइट होती है या ये चीज़ें सबके सामने आती है। बट अनफॉर्चुनेटली कोई इसके बारे में बहुत ज़्यादा ओपनली बोल नहीं रहा है, क्योंकि वो एक सोशल टैबू कह सकते हैं आपकी। कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के लिए जो भी कोई जाता है वो आज भी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता है या वो भी हेजिटेट करता है ये बताने के लिए कि मैंने ये किया है। तो ये सोसाइटी का एक टैबू है, तो इसलिए कॉम्प्लिकेशन भी जब होता है तभी भी कोई खुल के ओपन में नहीं आके बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ या ये कॉम्प्लिकेशन हुआ। तो एटलीस्ट फ्यूचर लोग इसका ध्यान रखें या खुद को बचाएं। तो वो एक सोसाइटी के एजुकेशन और इवोल्यूशन की प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे हो रही है। बट आई वुड बी हैप्पी इफ उसके लिए देयर वर सम स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस, ताकि इसकी सेफ्टी बढ़ाई जा सके। रेगुलर
रेगुलेशंस और गाइडलाइंस तो जब आएंगे तब आएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इन कॉन्वर्जेशंस के थ्रू कि थोड़ा जागरूक बनाया सके अपने ऑडियंसेस को, जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें, अबाउट द डूज एंड द डोंट्स, एंड देन डिसीजन इज ऑब्वियसली अ पर्सनस इंडिविजुअल डिसीजन। डॉक्टर साहब, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्मेटिक सर्जरीज, तो जो उसका बहुत रूट है वो ये है दैट यू आर समवेयर नॉट ओके और फुली एक्सेप्टिंग योर सेल्फ द वे यू आर। What do you have to say to that mindset? And also, I know as a plastic surgeon, as a reconstructive surgeon, आपके लिए थोड़ा tight spot है to answer this question, but I would still like to source your thoughts here. तो कॉस्मेटिक सर्जरी में कई सारी चीज़ें ऐसी है कि जो कि इंडिविजुअल चॉइसेस है, ये इंडिविजुअल चॉइसेस है, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस है, और कोई इसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकता है कि आई कैन नॉट से दैट योर व्हाट यू थिंक इज कम्प्लीटली रॉन्ग और इट इज़ टोटली अनवांटेड, right? Because ultimately this is your personal opinion, this is your personal feeling, and what I have to think is whether it is, I can do justice to it, and whether by doing that are you going to be happy or satisfied, or is it exactly what you want. तो इन चीज़ों को एसेस करना ज़रूरी है, क्या सही है क्या गलत है, ये पूरी तरह से मैं भी डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, और आप भी डिसाइड नहीं कर सकते हो कि, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज ऑल, मैनी मैनी थिंग्स आर कम आउट ऑफ योर माइंड। और इमोशंस का भी रोल है ना इसमें। इमोशंस का रोल है, तो ये कोई ये हम कोई डिसीज से डील नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव चॉइस नहीं हो सकती है यहाँ पे। करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे कई सारे इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस आएंगे, आपकी सोशल रिक्वायरमेंट्स, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल सिचुएशन, इन इन सारी चीज़ों पे भी वो डिपेंड करेगा कि व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट, हाउ डू यू वांट, and how much time and money are you able to spend for what you want. हम्म। Correct? लेकिन ये जिम्मेदारी हमारे खुद के ऊपर है, ये जानना कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे अगर वो मिल भी जाएगा तो उससे मुझे क्या वो फीलिंग आ जाएगी जो मैं फील करना चाह रहा हूँ। Yes. क्या मुझे जेन्युइनली अपने फेशियल फीचर्स में कुछ चेंज या इम्प्रूव या एनहांस करने से सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाएगी, और इज़ इट अ मोर डीपर इशू देन दैट? क्या सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं है कि मेरे लिप्स की शेप कुछ एक तरीके से नहीं है? क्या मेरा कॉन्फिडेंस सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट है अभी, या इट इज़ अ डीपर थिंग? ये शायद इंडिविजुअल लेवल पे हम सभी को असेस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कई केसेस में शायद जेन्युइनली आपका वो कॉन्फिडेंस उस सर्जरी से शायद आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका प्रोफेशन क्या है एंड Definitely. ऑल ऑफ दैट। एंड कई केसेस में योर कॉन्फिडेंस इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ दैट सर्जरी। आपने सर्जरी भी करा ली लेकिन आपको कुछ खासा फील नहीं हुआ उसके बाद, आपको वो एक्सेप्टेंस, वो सेल्फ एस्टीम आपका ऊपर नहीं हुआ, या अंदर से वो एक अच्छी फीलिंग नहीं आई। तो तो दोनों तरह की बातें हैं। आई कैन अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम एंड द क्लासिक डिलेमा हियर। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती थी अपनी ऑडियंस को कि किस तरह से बहुत सारी चीज़ें, चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, राइट रॉन्ग, किसका राइट किसका रॉन्ग, कौन सा प्रोफेशन, बहुत सारे चीज़ें एक बहुत सारे साथ प्ले कर वेरिएबल्स रहे है। हैं। करेक्ट, देर आर बहुत सारे वेरिएबल्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है, बट यस उसको एक जेन्युइनली एसेस करना ज़रूरी है, बोथ बाय द पेशेंट एंड बाय द डॉक्टर, बिफोर डिसाइडिंग कि हमको क्या करना चाहिए, या उससे क्या हम वो अचीव करेंगे. If we are able to achieve that, definitely there are no two thoughts about it. क्योंकि ये भी फैक्ट है कि कई सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में बहुत सी सिंपल माइनर चीज़ें की जाती है जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है. सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू इंडिविजुअल चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस. हाँ, what I'm trying to say is the deeper reason behind why you want to change it, अगर हम उस तक पहुंच पाएं और समझ पाएं कि वो डीपर रीज़न क्या सच में इस रीज़न पे ही डिपेंड करता है, इस चेंज पे डिपेंड करता है। अगर नहीं करता है, वो उससे भी ज़्यादा डीपर है, तो और ज़्यादा डीपर रूट्स तक जाना और वहाँ से अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना अबाउट आवर ओन आउटलुक टुवर्ड्स आवर अपीयरेंस, टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ। आप में से जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे एक डेटा शेयर करना चाहूँगी। हमारे 92% लिसनर्स या जो हमें देख रहे हैं वो अब तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो अगर आप उनमें से हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि जो यूट्यूब एल्गोरिदम्स हैं वो हमें एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सकें, और साथ ही साथ हम आपके लिए और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड गेस्ट और भी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एपिसोड्स बना सकें। Thank you so much for supporting us in this journey.
आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट द अफोर्डेबिलिटी ऑफ ऑल दिस, बिकॉज ये जो लाइफ लॉन्ग वर्ड आपने 2-3 बार यूज़ किया, इट साउंड्स लाइक अ लॉन्ग ट्रीटमेंट। फर्स्ट इट साउंड्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट, बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है और उसके ऊपर पूरी लाइफ लॉन्ग की जिम्मेदारी है, तो एक बहुत लंबा ट्रीटमेंट भी है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दीज ट्रांसप्लांट्स? So yes, these transplants are complex, they are complicated, या उसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट इज इन्वॉल्व। तो नेचुरली ये एक डिसीजन मेकिंग इसमें सबसे क्रूशियल होता है जब हम किसी कंडीशन से डील कर रहे हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, जैसे किसी का हार्ट फेल हो चुका है या लिवर फेल हो चुका है, तो इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको ट्रांसप्लांट भी करना पड़े तो देन देर आर नो टू थॉट्स अबाउट इट, राइट? तो आपको ट्रांसप्लांट करना है। जो बाकी ऑर्गन्स है, जैसे हैंड ट्रांसप्लांट की बात की हमने, फेस ट्रांसप्लांट भी होता है। इनमें जो है, दीज आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस, बट इनकी ये ना होने की वजह, अगर आपके दोनों हाथ नहीं है तो आप बेसिक एक्टिविटीज़ के लिए भी आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो, तो नेचुरली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट? अगर आपका फेस एसिड से जल चुका है, या गन शॉट इंजरीज, या किसी भी रीज़न से आपका फेस अगर नॉर्मल नहीं है, या वो सीवियरली उतना डिफॉर्म्ड है कि आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके के रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से, तो इन दैट केस यू कुड बी अ कैंडिडेट फॉर अ फेस ट्रांसप्लांट। तो बट दीज आर इम्पॉर्टेंट टू रिस्टोर द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगेन वी कम टू द सेम थिंग कि दिस इज वन लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव इट टू द फुलेस्ट, and if there is no other solution, then we have to choose a solution, however complex it is, in order to give that benefit to the patient. Let's say someone decides to go ahead with this complex procedure because उन्हें अपनी quality of life को improve करना है, then what is the cost involved? Let's talk about a hand transplant. Yes. What is the cost involved there? So on an average, like a patient typically after undergoing a hand transplant stays in the hospital for roughly 3 to 4 weeks, एंड एक लंबी सर्जरी होती है, इसमें 15-16 घंटे लगते हैं। उसके बाद में आपको 10 से 2 हफ्ते तक आईसीयू में रखा जाता है। द इम्यूनोसप्रेशन की शुरुआत उसी टाइम पे की जाती है, एंड लॉट ऑफ मॉनिटरिंग इज़ हैपनिंग, कि कुछ टेस्ट रेगुलरली करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रफली अराउंड 25 lakhs के आसपास इसका खर्चा होता है। एंड लाइफ लॉन्ग जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है या मेडिकेशंस की जो कॉस्ट है, उसमें रफली 15 to 20,000 रुपीज़ पर मंथ का खर्चा होता है। तो दैट इज़ रफली द कॉस्ट दैट वी हैव कम, की बेयर मिनिमम चीज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली द बेनिफिशियरी जो हैंड ट्रांसप्लांट का रेसिपिएंट है या फेस ट्रांसप्लांट का रेसिपिएंट है, ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट अफोर्डेबल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सर्व देम, या वी विल नॉट बी एबल टू रिस्टोर देम। तो उस हिसाब से व्हाट वी हैव ट्राई टू वर्क इट आउट, कि bare minimum state of the art treatment which is at par with the world standards, in order to deliver a good or a successful outcome, this is what the costs would be like. So about 25 lakhs जो उसका सर्जरी का कॉस्ट है, एंड 15 से 20 हज़ार every month they have to spend on their medication. Now this sounds like a solution for people who are wealthy, जिनके पास पैसा है, शायद वो ये अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो वर्कर काम करते हैं, मशीन की फैक्ट्रीज में जो वर्कर काम करते हैं, इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के हादसों के ज़्यादा शिकार होते हैं, और आपके पास आई एम श्योर इस तरह के पेशेंट्स भी आते होंगे। तो व्हाट इज़ द विंडो ऑफ होप फॉर देम? वो कैसे अपने आप को So it is actually contrary. Majority of the patients are from working class, क्योंकि जो काम करने वाला आदमी है, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर है, या इंडस्ट्रियल वर्कर है, या इलेक्ट्रिशियन है जो कि इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ के काम करता है एंड उसको 11,000 वोल्ट का शॉक लगता है, तो ऑल दीज आर एक्चुअली वर्कर्स। सो एंड नन ऑफ देम कैन एक्चुअली अफोर्ड दिस काइंड ऑफ मनी, राइट? तो ये चैलेंज हमने ऑलमोस्ट हर केस में फेस किया है। आज तक हमने 11 पेशेंट्स में हैंड ट्रांसप्लांट्स किए हैं, और हर पेशेंट को किसी ना किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प और एड की ज़रूरत पड़ी है।
बट मेरा ऐसा सोचना है कि पेशेंट सिलेक्शन में आप अगर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर हर महीने हेल्प की ज़रूरत है तो देन हेल्प को जुटाना बहुत मुश्किल है या लोग आगे नहीं आएंगे। आपको एक टाइम हेल्प की ज़रूरत है, सर्जिकल कॉस्ट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो कई सारे लोग हैं पूरे देश में जो कि अच्छा काम करना चाहते हैं, किसी को हेल्प करना चाहते हैं, एंड क्राउड फंडिंग की मदद से, सोशल प्लेटफॉर्म्स की मदद से या एनजीओज़ की मदद से हमने कई सारे पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा किए हैं ताकि उनको वन टाइम हेल्प मिल सके सर्जिकल कॉस्ट बेयर करने के लिए। लेकिन आगे की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है एटलीस्ट वो आप खुद से अगर बेयर करने की कैपेसिटी रखते हैं तो ये ऑप्शन डेफिनेटली आपके लिए सही हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ अ ट्रुथ, क्योंकि इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए और उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन करने के लिए आई थिंक ये कॉस्ट इज़ अनअवॉइडेबल। एंड द पॉजिटिव साइड ऑफ इट इज़ कि आज इंडिया में ट्रीटमेंट के कॉस्ट्स वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले फिर भी 10 to 15 टाइम्स कम है, एंड दैट इज़ अ होल रीज़न वाई वी आर एबल टू डू दीज काइंड ऑफ सर्विसेज। एंड ड्यू टू दीज इट इज़ अ फैक्ट नाउ कि इंडिया में आज दुनिया भर से ज़्यादा हैंड ट्रांसप्लांट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इंडिया इज़ एक्चुअली अ लीडर इन हैंड ट्रांसप्लांट्स इन द वर्ल्ड, एंड वी हैव बीन एबल टू डू दिस जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सोशल डायनामिक्स कि ये कॉस्ट्स फिर भी मैनेजेबल है या सोशल हेल्प के ज़रिए हम फिर भी ये कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब ट्रांसप्लांट हो जाता है, व्हेन यू हैव अटैच्ड अ हैंड टू द बॉडी, उसके बाद उस हैंड की रिकवरी और फंक्शनैलिटी रिस्टोर कैसे होती है? तो बाकी ऑर्गन्स में और हैंड ट्रांसप्लांट में ये एक बेसिक डिफरेंस है कि जैसे हार्ट है, लिवर, किडनी है, इनका जब ट्रांसप्लांट होता है तो दे स्टार्ट फंक्शनिंग इमीडिएटली। द लिवर विल स्टार्ट फंक्शनिंग इमीडिएटली, इट विल प्रोड्यूस जो भी उसको प्रोड्यूस करना है वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। द किडनी विल स्टार्ट मैनेजिंग द टॉक्सिन्स एंड क्रिएट यूरिन। हार्ट विल स्टार्ट पंपिंग। बट हाथों में वैसे नहीं होता है। हाथों में क्या है कि वंस आपने बोन्स फिक्स किए, आपने मसल्स टेंडन्स रिपेयर किए, नर्व्स रिपेयर किए, ब्लड वेसल्स रिपेयर किए, तो ब्लड वेसल्स या ब्लड सर्कुलेशन ज़रूरी है उस हाथ को ज़िंदा रखने के लिए। लेकिन वो हाथ फंक्शन तभी करेगा जब नर्व्स रिकवर होंगे। तो मसल की रिकवरी में जो टाइम लगेगा दैट विल डिटरमाइन कि वो हाथ कितने टाइम में फंक्शनल होगा। एंड द एवरेज टाइम विच द नर्व्स टेक टू रिकवर or the speed at which the nerve recovers is 1 to 2 millimeters per day. So the duration of recovery can be really prolonged. So elbow के ऊपर के लेवल पे या शोल्डर के पास जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो डेफिनेटली द रिकवरी टाइम कैन बी एज लॉन्ग एज 1.5 to 2 years. तो फ्रॉम 6 months to 2 years इन पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। एंड देन उतने टाइम तक उनको इधर कुछ स्प्लिंट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि कोई सेकेंडरी डिफॉर्मिटीज़ ना हो, और आपको टाइम टू टाइम एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं जैसे मसल्स की रिकवरी होती है। एंड द मेन चैलेंज ऑल्सो इज इन टर्म्स ऑफ द एक्सेप्टेंस या फिर न्यूरोलॉजिकली जब ये हाथ रिकवर होते हैं तो द ब्रेन हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दीज हैंड्स और टू मेक यूज़ ऑफ इट, क्योंकि एक एम्प्यूटी को आदत है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने की। वो एक कॉम्प्रोमाइज़ तरीके से उन हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, आई मीन कटे हुए हाथों का इस्तेमाल कर रहा है। बट जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं और हाथ लग जाता है तो उस हाथ को या उससे आने वाले फंक्शन को आपको जब डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है तो देन द ब्रेन हैज़ टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट। तो इसमें जो है द ब्रेन हैज़ अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं कि द ब्रेन कैन चेंज इट्स इट्स ए फंक्शन और द एरियाज दैट आर फायरिंग। इसको हम डॉक्यूमेंट भी करते हैं। यूजुअली वी डू अ फंक्शनल एमआरआई इन सच पेशेंट्स इन ऑर्डर टू चेक द एक्टिविटी हैपनिंग इन द ब्रेन। जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला ब्रेन में जो एरिया है वो लाइट अप हो जाता है, राइट? तो जब हाथ नहीं है तो हाथों को रिप्रेजेंट करने वाला जो एरिया है वो उधर ब्लैकआउट हो चुका है। बट जब हाथ लग जाते हैं और आपकी फंक्शन रिकवर हो रही है एंड यू स्टार्ट यूजिंग द हैंड्स अगेन
you again notice that the areas are lighting up. Wow. So this is a very fascinating phenomenon of neuroplasticity, which helps the patient to make better use of the hands. एंड ये और एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन को आई लाइक टू शेयर कि वी हैव डन अ ट्रांसप्लांट फॉर अ गर्ल who did not have hand since birth. तो दिस इज़ अ वेरी रेयर सिचुएशन कि ये एशिया में पहला ट्रांसप्लांट हुआ था ऐसी सिचुएशन में when the child does not have the hand since birth. Now, in this case, the neuroplasticity plays a very important role, or even more important role, because the brain does not know ki what it is to have a hand. That hand was never there. तो वो न्यूरॉन्स, वो एरिया ब्रेन को पता ही नहीं है काम कैसे करें। हाँ, तो ब्रेन को पता ही नहीं है बचपन से कि हाथ क्या होता है या उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो टिपिकली ये बच्चे जो है जो भी हाथ है, जितना भी हाथ डेवलप हुआ है, उसका एक सपोर्टिंग लिम्ब की तरह इस्तेमाल करके अपने एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ब्रेन उसी तरीके से फंक्शन करने के लिए प्रोग्राम्ड है। एंड जब ट्रांसप्लांट होता है तो आपको एक टोटली सिचुएशन बदल जाती है, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। तो आपके सारे फिंगर्स के काम इन्वॉल्व हो गए जो आपने पहले सीखे ही नहीं है। तो यू हैव टू अनलर्न what you have been doing, वाओ! and you have to learn something new and adjust with it and accept it. तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन कि किस तरीके से ब्रेन सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। वाओ! दिस इज़ सो fascinating टू नो कि जब आपके ब्रेन ने कोई चीज़ लर्न की थी और अभी वो भूल गए हैं, तो वो रीलर्न करना एक अलग जर्नी है, बट ब्रेन को कुछ पता ही नहीं है। उसको सिखाना और उसको लर्न कराना भी एक अलग जर्नी है, बट आवर ब्रेन, आवर बॉडी हैज़ द कैपेसिटी टू डू दैट फॉर अस। एक इमोशनल लेवल पे, आफ्टर ऑल यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ऐसा कंडीशन देख पाना एंड यू नो यू हैव द स्किल टू ट्रीट इट। आपके पास स्किल है, एक्सपर्टीज़ है, टैलेंट है, लेकिन फाइनेंशियल बैकिंग की वजह से अगर किसी पेशेंट पेशेंट को आपको रिजेक्ट करना पड़े या उनको ना ले पाएँ क्योंकि शायद वो आगे अपना लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। व्हाट आर द इमोशनल चैलेंजेस ऑफ बीइंग इन दिस स्पॉट? बिकॉज़ ये बहुत ही टफ सिचुएशन है आपके सामने टू हाउ टू एक्सेप्ट अ पेशेंट और व्हेन टू नॉट। तो आप कैसे मतलब डिसाइड करते हो? व्हाट इज़ द इमोशनल जर्नी ऑफ बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन? Yes, it is an emotional burden at times, क्योंकि you're seeing the patient suffering in front of you. You want to do something for him. Unfortunately, that you have to draw that line again कि at some point of time, क्योंकि सिर्फ ट्रांसप्लांट कर देना है उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर वो उसको लाइफ लॉन्ग ठीक से संभाल नहीं पाएंगे और अगर उसको वो आगे की ट्रीटमेंट अगर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इट कैन बी डेंजरस फॉर हिम एज वेल, राइट? तो अल्टीमेटली यू ट्राई टू गो इन, उनको पूरी तरीके से हेल्प करने की हम कोशिश करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। बट कई बार यू हैव टू एक्सेप्ट द हार्ड फैक्ट, एंड आई एम ऑफ अ बिलीव कि मेडिसिन में फ्रीबीज नहीं नहीं हो सकते हैं हर जगह, या फ्री ट्रीटमेंट, फ्री कैंप, फ्री ये, फ्री वो, ये सारी चीज़ें हमेशा वर्कआउट नहीं कर सकते क्योंकि अल्टीमेटली वी आर डीलिंग विथ लाइक एवरीथिंग एल्स इन लाइफ। आप जानते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है या उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो इट विल डेफिनेटली कम एट सम कॉस्ट। ऑल वी कैन डू और ऑल वी शुड डू is to try and subsidize it as much as possible, so that the reach is maximum. And ultimately, for a thing like transplant, which demands lifelong care, yeah, which demands lifelong maintenance, you have to value what you get. That is also a very big thing in the patient psychology, कि जिस जिस चीज़ की आप कुछ कीमत चुका रहे हैं, आप उस चीज़ को वैल्यू करेंगे। जो चीज़ आपको ईज़िली, फ्रीली मिल जाएगी, आप डेफ़िनेटली उस चीज़ को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, हमने बात की ट्रांसप्लांट की, हैंड ट्रांसप्लांट की बात की, हार्ट ट्रांसप्लांट भी है, लिवर ट्रांसप्लांट है, बहुत सारे ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट होता है। तो
हमारी कंट्री में ऑर्गन डोनेशन पे कितनी अवेयरनेस है? क्या ऑर्गन्स अवेलेबल है इन ट्रांसप्लांट्स के लिए? अगर कोई अफोर्ड भी कर पाए तो अवेलेबिलिटी कितनी है? तो ऑर्गन डोनेशन एक एक बहुत ही क्लोज चीज़ है। इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। इट इज़ लाइक अ मिशन ऑफ लाइफ कि हम लोग कंटिन्यूअसली स्ट्राइव करते हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि लोग अवेयर हो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के बारे में, ऑर्गन डोनेशन के बारे में, वो सामने आए। आज भी हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो कि सिर्फ वेटिंग लिस्ट पे है, क्योंकि उनको ऑर्गन मिल नहीं पाता है, तो वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये टिपिकली होता है बाकी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट्स में, स्पेशली लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट्स में। बट हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट्स की भी बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है, हैंड्स की भी बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है। फेस ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम हमने शुरू किया है, बट अभी तक उसमें कोई आउटब्रेक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। बट ऑर्गन डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि देश के हर इंडिविजुअल तक पहुंचनी चाहिए। हर हर स्कूल में इसको पढ़ाया जाना चाहिए आइडियली। अगर हम स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, उनको अवेयर कराते हैं, तो वही लोग आगे जाके एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली डेवलप कर सकते हैं, राइट? तो इसकी जो रीच है, ये अलग-अलग तरीके से होनी चाहिए। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू इट्स जॉब इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, या इन ट्राइंग टू रीच आउट टू मेनी पीपल। बट येस, वी आर स्टिल लैकिंग, और वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड, कि बहुत सारे लोगों को ऑर्गन्स आज भी मिल नहीं पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली फैक्ट है कि सी वी ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा ज़रिया है जिसके मदद से आप मरने के बाद भी ज़िंदा रह सकते हो। योर ऑर्गन्स कैन लिव इन somebody else's body. Your organs can give somebody a second chance to live a better life. It can give the entire family a hope, or it can give that individual uh, a chance to live a better life. तो इससे इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर साहब, जब ये इतना नोबल कॉज है, बचपन में टीवी पे ऐड आया करता था ऐश्वर्या राय का, व्हेन आई वाज यंगर। उन्होंने अपनी आईज डोनेट राइट। कर दी और आई डोनेशन का एक बहुत बड़ा कैंपेन उस टाइम पे चला था। तो जब ये इतना नोबल कॉज है, देन हम क्यों इसके बारे में सोचते नहीं हैं, या फिर हम क्यों ओके नहीं है ऑर्गन डोनेशन से, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी? वन थिंग इज अ लॉट ऑफ मिसबिलीफ्स। कई कई लोगों में मिसबिलीफ्स है कि व्हाट एम आई गोइंग टू गेन आउट ऑफ इट। वो एक शॉर्ट साइटेड व्यू है। या दूसरा एक ये है कि बॉडी को कंप्लीट होना चाहिए, बॉडी इनकम्प्लीट होगी तो नेक्स्ट जन्म में आई विल बी बॉर्न इनकम्प्लीट। दैट इज़ अनदर मिसबिलीफ। या कई सारे रिलीजन्स में देयर इज़ अ मिसबिलीफ कि ऑर्गन डोनेशन सही नहीं है, या देर आर सम स्टोरीज बिहाइंड इट कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, या कोई फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए करता है। लॉट ऑफ मिसबिलीफ्स इन द सोसाइटी। तो इट इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर बेसिकली कि ऑर्गन डोनेशन की एक बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर है, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, सो दैट इसमें कोई भी गलत चीज़ें ना हो। ऑर्गन्स का सही तरीके से उपयोग किया जाए, और ये एंड यूज़र तक को बेनिफिट करे। तो ये सब मिसबिलीफ्स है। अल्टीमेटली आप मरने के बाद आपको जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, एंड ऑल योर प्रेशियस ऑर्गन्स which are so valuable, which can give life to somebody, are lost. तो कमिंग टू थिंक ऑफ इट, आप जो भी आपकी बिलीफ है, जो भी आपकी मिसबिलीफ है, व्हाट आर यू अल्टीमेटली अचीविंग आउट ऑफ इट, राइट? तो दिस अवेयरनेस, इफ इट कम्स प्रोबेबली continuously in different forms, in different levels, at the right age, if your mind is primed well, in order to understand these concepts, in order to accept this, definitely it will make a change. And ये एक societal change है. I believe we were struggling for this even earlier. Things are better now, and they will definitely get better in future. So you have hope there that people are now becoming, or now willing to be more aware of organ Definitely, more donation. and more people are willing. More and more people are joining this mission of creating awareness, of spreading the knowledge. The knowledge is spreading to different areas.
So it will definitely improve the situation eventually. डॉक्टर साहब, अगर किसी की कोई पर्सनल स्टोरी होती है ना, जैसे अगर कोई खुद रिसीवर है, तो उनकी फैमिली में जैसा आपने कहा एक सेंसिटिविटी होती है, वो शायद डोनेशन को लेके भी उतने जागरूक हैं क्योंकि वो खुद एक बेनिफिशियरी हैं रिसीविंग के। अ, तो वहाँ पे तो एक नेचुरल सेंसिटिविटी आ जाती है दैट दे मेक इट देयर मिशन कि हाँ, जेन्युइनली उन्होंने एक्सपीरियंस किया है फॉर देमसेल्व्स दैट लाइफ हैज़ बिकम बेटर बाय रिसीविंग एन ऑर्गन फ्रॉम समबडी, सो वी शुड आल्सो गिव इट बैक, है ना? लेकिन जो बहुत सारे कॉमन हाउसहोल्ड्स हैं, वहाँ पे अभी भी बहुत सारे टबूज़ हैं अबाउट ऑर्गन डोनेशन। एंड आई रियली होप जो एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ पे दिया है, उससे people get inspired to kind of take this as a cause or at least think about it. यहाँ पर I don't want to say कि आप sign up करें और ऐसा करें और whatever, that is your personal choice, but at least सोचें उस बारे में, थोड़ा aware हो कि what are we really consuming today and how we are adding value to this world where we are living. And people like you who are doing beautiful work of not just operating people, performing complicated surgeries, लेकिन एक social fabric of society को बदलने की कोशिश, एक नई सोच को introduce करने की कोशिश, I think that is where a lot of power lies. And I get very inspired by people like you when I talk to you and see that your work has such a larger impact. Your impact is not limited to the operation table or to the hospital that you go to, but वो impact बहुत सारी lives को कहीं ना कहीं touch कर रहा है. And it is such an emotional journey also for me to talk about these things. Dr. Saab, from surgeries to affordability to availability, I want to ask you the next thing now, which is about the acceptance of the new organ in your body. Organ donation के बाद जो आपने बताया कि नया organ से आपकी body resist करती है, it wants to fight it, right? बट द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट ऑर्गन नीड्स टू बी ऑल्सो रिस्टोर्ड। अगर आपने किसी और का हाथ लगाया या आपका लिवर लगाया, तो उसकी फंक्शनैलिटी को रिस्टोर करने के लिए आई एम श्योर इट्स अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ऑल्सो कि आपके माइंड में वो कनेक्शंस, वो न्यूरॉन्स फायर होने चाहिए कि या इसका ये काम था हाथ का। तो व्हाट इज द टीम दैट इज इन्वॉल्व विद यू, या कौन सी ऐसे अलग अलग डॉक्ट्रिन्स होते हैं जो साथ में मिलकर एक ऑर्गन को फिर से उसकी फंक्शनैलिटी को रिस्टोर करते हैं? यस, सो इसमें लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट या बाकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में और हैंड ट्रांसप्लांट में एक एक बेसिक डिफरेंस होता है कि लिवर किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट करने के बाद आपने ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया, उसके ब्लड वेसल्स और इन सब को रिस्टोर किया, तो वो ऑर्गन फंक्शन करने लगेगा फ्रॉम डे वन या इमीडिएटली। जैसा उसे परफॉर्म करना चाहिए वैसा। यस, सो लिवर का काम है कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करना, कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करना, तो लिवर विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दैट विल मेक अ ड्रामेटिक चेंज इन द रेसिपिएंट इमीडिएटली। किडनी का काम है बॉडी को मेटाबॉलाइज करके यूरिन प्रोड्यूस करना, किडनी विल स्टार्ट फंक्शनिंग इमीडिएटली। तो उन ट्रांसप्लांट्स में द हार्ट विल स्टार्ट पंपिंग ब्लड, राइट? बट हैंड ट्रांसप्लांट में एक डिफरेंस है कि अगर आप हाथ किसी लेवल पे जोड़ते हैं, तो वन थिंग इज़ कि बोन्स को फिक्स करेंगे, टेंडन्स या मसल्स को रिपेयर करेंगे, नर्व्स को रिपेयर करेंगे एंड ब्लड वेसल्स को रिपेयर करेंगे। तो ब्लड वेसल्स का काम है कि आप ब्लड सर्कुलेशन आपने रिस्टोर किया तो दैट पार्ट विल रिमेन अलाइव। बट अल्टीमेटली कोई भी मसल मूवमेंट जो होती है वो नर्व्स की वजह से होती है। जब वो नर्व रिकवर होगी तो वो मसल मूव करेगा, एंड देन द नर्व रिकवरी हैपन्स एट 1 millimeter per day. वाओ! Okay, so 1 to 2 millimeters per day on an average is the rate of nerve recovery. So you can imagine that जिस लेवल पे वो ट्रांसप्लांट हुआ है उससे उस टारगेट मसल का डिस्टेंस कितना है, उतना टाइम उसको रिकवर होने में लगेगा। तो इन हैंड ट्रांसप्लांट व्हाट इज़ नीडेड इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड रिहैबिलिटेशन या रिकवरी। जैसे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है, आपको कुछ स्प्लिंट्स इस्तेमाल करने होते हैं ताकि उंगलियों में स्टिफनेस ना हो, उसकी पोजीशन बराबर से मेंटेन रहे। जैसे जैसे नर्व्स रिकवर होते हैं तो आपको एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस रेगुलरली करने पड़ते हैं उन मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए या उनको बराबर से फंक्शन रिस्टोर करने के लिए। तो दैट इज़ द रिहैबिलिटेशन पार्ट कि दैट रिहैब कैन गो ऑन फ्रॉम 6 months to 2 years एट अ प्रॉक्सिमल लेवल। जब एल्बो के ऊपर या शोल्डर के नज़दीक जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसको रिकवर होने में 1.5-2 साल भी लग सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ द डिस्टेंस द नर्व्स हैव टू रिकवर। तो दैट इज़ द थेरेपी पार्ट कि हैंड का फंक्शन जो है दैट विल रिकवर ओवर टाइम। इन एडिशन नेचुरली
इसमें एक बहुत बड़ी टीम इन्वॉल्व होती है। सर्जरी अगर इतने समय चलने वाली है तो यू नीड अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, असिस्टेंट डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। एनेस्थीसिया काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, पेशेंट को इतने टाइम तक मेंटेन करके रखना। इंटेंसिव केयर काफ़ी रिजिड और कॉम्प्लेक्स होता है, पेशेंट की रिकवरी को मॉनिटर करके ये करना। नर्सिंग सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बाकी मैन पावर की ज़रूरत होती है। इम्यूनोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है जो कि इम्यूनोसप्रेशन ये सारे मेडिकेशंस मैनेज करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट और इनकी ज़रूरत होती है। डायटिशियन की ज़रूरत होती है जो कि डाइट और ये सारी चीज़ों को प्लान करते हैं, ये करते हैं। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है जो कि इन मेंटल थिंग्स को ये जो प्रोसेस हो रही है, इस दिस विल क्रिएट अ ह्यूज मेंटल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फॉर द पेशेंट। तो उनको काउंसलिंग या उनको सपोर्ट या उनको मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें। सो देर आर multiple people involved, and in addition जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, every person right from the एम्बुलेंस ड्राइवर हु इज़ गेटिंग द ऑर्गन, कि वो ग्रीन कॉरिडोर से जब ऑर्गन को लेके आते हैं, उसको कम से कम टाइम में उसको हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं ताकि वो उसका ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर किया जा सके। तो दिस इज़ अ सोशल एक्टिविटी एक्चुअली, दिस इज़ नॉट जस्ट अ सर्जरी, ये एक सोशल एक्टिविटी है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की हेल्प होती है क्योंकि वो ट्रांजिट ऑर्गन के ट्रांजिट में हेल्प करते हैं। ट्रैफिक पुलिस की हेल्प होती है जो कि ग्रीन कॉरिडोर बना के उस ऑर्गन को ये कराते हैं। काउंसलर्स की हेल्प होती है जो फैमिली को काउंसिल करते हैं ऑर्गन डोनेशन करने के लिए। इट इज़ एवरीबडी हु इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू दिस एक्टिविटी। तो इतने सारे लोग इस ट्रांसप्लांट में इन्वॉल्व होते हैं और वो खुद इसी पैशन से काम करते हैं कि वो किसी को एक सेकंड लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप ये बता रहे थे आई वाज जस्ट इमेजिनिंग इन माय हेड कि हम कितनी सारी स्टोरीज के साथ अपने दिमाग में जीते हैं, बट कितने सारे लोग एक साथ मिलकर कंट्रीब्यूट टू वन सच ब्यूटीफुल कॉज, एंड वी प्रायोरिटाइज एंड टेक सो मेनी थिंग्स इन लाइफ फॉर ग्रांटेड। जैसे आपने हाथ की, हमने इतनी ज़्यादा बात की अभी हैंड सर्जरी की, हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम कोई ग्रेटफुल नहीं है, हम ध्यान नहीं देते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते हैं। लेकिन जब ऐसी ट्रेजेडी होती है तो हमें समझ में आता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है एक एक चीज़ की जो हमारे साथ है। आई वुड लाइक टू गिव आउट दिस मैसेज ऑल्सो टू माई व्यूअर्स कि हम प्लीज़ यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके जेन्युइनली ग्रैटिट्यूड फील करें अपनी लाइफ के लिए, और जेन्युइनली अपने आप को ये फील कराएं दैट वी आर इनफ द वे वी आर, एंड हमारे पास कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि हम खुद में पूरे हैं। अगर आपके पास आपकी बॉडी पूरी तरह से है तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ भी एंडलेस हैं। वहाँ पे अगर आप कुछ मैसेज देना चाहो तो। एब्सोल्युटली, तो ये अंडरस्टैंडिंग और ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। एंड वंस यू रियलाइज दैट एंड वंस यू फील ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, then you realize why it is all the more important to go out and help others in order to achieve that, or in order to make them feel better, because ultimately we are all instruments. We are just doing as per we are just executing, right? So let us do that in a better way, that will enrich ourselves, that will make us better, that will enrich our lives as well in trying to help others. तो प्लीज़ फील थैंकफुल कि आपके पास अगर एक पूरा शरीर है तो बहुत ज़्यादा आपको थैंकफुल होना चाहिए, उसको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लें। और किसी भी तरह की मानसिकता या इमोशनल कंडीशन हमें रोक रही है लाइफ में, कहीं पे हमारे लिमिटिंग बिलीव्स आ रहे हैं तो उन पे काम करें रादर देन फीलिंग दैट यू आर नॉट इनफ। क्योंकि आपसे बात करके मैं बार बार जो विजुअल्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं, जो जो आप नरेट कर रहे हैं उसके साथ, वो यही चल रहे हैं दैट हाउ मच वी टेक आवर सेल्स फॉर ग्रांटेड। And I really hope that even if that one messaging can go out of this episode and organ donation, I would consider it done there. Dr. Saab, do you get existential questions sometimes? It is one thing to know it in theory कि मैं ये opt करना चाहता हूँ plastic surgery as a doctrine to follow for the rest of my life. एक तो होता है आपने थ्योरी में एक्सेप्ट कर लिया और उसमें पढ़ाई शुरू कर दी और काम करने लगे, और एक होता है जेन्युइनली वो वाले केसेस देखना जो बहुत डिफिकल्ट हैं टू टू सी एंड टू ऑपरेट, एंड देर आर मोर चांसेस ऑफ फेलियर्स दैन सक्सेस। ऑल ऑफ दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे लाइफ। So, do you get sometimes these existential questions or, some thoughts in your mind which kind of disturb you also on a human level? Not
disturb exactly. Yeah. Yes, I do get thoughts of that kind. But if you look at a bigger picture of life, basically, ki what is happening, why is it happening? Everybody has a pathway in life. Everybody is diverted. Even if you digress out of that pathway, you will be pulled back later in some way where you are destined to be. So naturally, ये चीज़ें somehow I just go by the flow actually. ये चीज़ें होती है and you follow your passion, you do the right things. I take every thing at a time without trying to manipulate things too much. You will get the right things at the right time, and you have to just ensure that you do whatever is needed at that moment, and whatever is right at that moment, and rest all things would usually they have been falling in place, thankfully. आई थिंक व्हेन यू फोकस ऑन योर एक्शंस, जो आपका कर्म है, जब उसके साथ बहुत लीन हो जाते हैं, उस पे फोकस करते हैं, तो बाकी तरह के जो डिस्ट्रैक्टिंग या डिस्टर्बिंग थॉट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़े साइलेंस हो जाते हैं। टाइम एंड अगेन आते रहते हैं अलग अलग सिचुएशंस के साथ आपके सामने लाइक अ ट्रिगर। लेकिन अगर आप अपने काम में बहुत फोकस्ड हैं, जिसको आप पैशन कह रहे हैं या जिसको आप डेडिकेशन कह रहे हैं, अगर वो है तो शायद थोड़ा ईजी हो जाता है टू डील विद दीज बिगर क्वेश्चंस एंड यू नो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। डॉक्टर साहब, आज के इस एपिसोड में आपने प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, ओरिजिन से लेकर आज हम कहाँ पर हैं वहाँ तक। यू हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट वेरी इंस्पायरिंग मैसेजेस जो जाने चाहिए लोगों तक, जैसे कि ऑर्गन डोनेशन एंड ऑल्सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग योर ओन सेल्फ, अपने सेल्फ इस्टीम, अपने कॉन्फिडेंस को चेक में रखना और अपने आप का एक बेटर असेसमेंट करना बिफोर गोइंग फॉर एनी ऑफ दीज सर्जरीज। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन एक सवाल है जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ। आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से देखते हुए, उस लेंस से लाइफ को देखते हुए, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ? Successful life is a very big concept, but to me, to be successful is to have peace in my mind, to feel happy, to not feel sorry or guilty for anything, uh, to contribute something to my family, to the society, to my patients, and to make a meaningful difference to anybody and everybody in the world. That probably means success to me. You are already creating a meaningful difference in the life of people around you. Dr. Nilesh Sadbhai, thank you so much for joining me for this conversation for the Journey Within podcast. Thank you very much, and I enjoyed the journey completely. Thank you. Thank you. Thank you for watching today's episode. आपकी लर्निंग्स, आपके सजेशंस, आपके क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।